Morning, dear students of LLB second year. In the continuity of uh, Article 21, especially right to personal liberty, uh, some points are uh, here. In previous lecture, we have discussed about the uh, right to right against bar fetters. Now, the rest part of that point is therefore putting for bar fetters for an unusual long period without due regard for the safety of the prisoners and the security of the prison would certainly be not justified. कोर्ट ने ये कहा कि लंबे समय तक बेड़ियों में जकड़ के रखना ये कहीं से भी न्यायिक नहीं है। तो जैसा कि आपने पिछले केस में देखा था कि सुनील बात्रा के केस में, और इसमें एक्चुअली कई लोग थे, इसमें चार्ल्स ओबराज भी था, कई जॉइंट पिटिशंस थे, तो उन लोगों को पूरे टाइम जो है हथकड़ी बेड़ी में जकड़ के रखा जाता था। जैसा आपने अगर याद होगा, बहुत पहले कोई एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कालिया, उसमें देखा था कि ऊपर से नीचे तक गले में एक रिंग होता था और उसके बाद लोहे के जंजीरें होती थी और पैर में और हाथ में वो सब बंधे हो जाते थे। तो उस तरह की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि किसी को पूरे टाइम हथकड़ी बेड़ी में जकड़ के रखना ये अनह्यूमन है और जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके बाद से इस चीज़ में परिवर्तन आया और ये चार्ल्स ओबराज का भी यहाँ पे केस है। तो सुनील बात्रा, चार्ल्स ओबराज, ये सब शिवकांत शुक्ला वगैरह के जो केसेस हैं वो सब के सब जुडिशल इसी क्रिमिनल रिफॉर्म पर है। In writ petition, the fact were that Charles Obraj, a French national, was arrested on 6 July 1976 and was detained under Section 3 of the Maintenance of Internal Security Act 1971। हालांकि फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चार्ल्स ओबराज एक बहुत रिनाउंड क्रिमिनल था और वो बेसिकली फ्रेंच जर्मन उसके पास नागरिकता थी, लेकिन वो बहुत मल्टी स्टेट्स में वो फाउंडेड था, यानी कई राज्य की सरकारें उसको खोज रही थी और वो भारत में जेल में था। तो उसने पिटिशन फाइल की थी, उसको हर वक्त जो है वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मीसा में वो अरेस्ट किया गया था और उसको जेल में हमेशा जो है हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ के रखा जाता था कि कहीं वो भाग न जाए। हालांकि वो फिर एक बार भाग भी गया था, तिहाड़ जेल से भाग गया था और फिर बाद में महाराष्ट्र में जो है इंस्पेक्टर झेंडे ने उसको अरेस्ट किया था। बड़ा हाईलाइटेड केस था। That ever since he lodged in Tihar Central Jail, he was put in bar fetters and the fetters were retained continuously for 24 hours। तो देखा कि जब पिटिशन का फाइल किया था, जब वो 24 घंटे तक लगातार ही 24 घंटे यानी इसमें उसे बार फेटर्स यानी हथकड़ियों और बड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। तो इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अनह्यूमन डिक्लेयर की। कुछ और राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किए आर्टिकल 21 में, जिसमें से एक नज़र देख लेते हैं जल्दी से। नो राइट टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी। तो यहाँ पर कुछ अगेंस्ट में भी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो एक्यूज है या फिर जो अंडर ट्रायल्स हैं या फिर जो कन्विक्ट्स हैं उनको आर्टिकल 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी का राइट तो है, लेकिन पर्सनल लिबर्टी के राइट के अंतर्गत उनको भाग जाने का कोई अधिकार नहीं है कि वो जेल से भाग जाए। और जेल से भाग जाने के लिए जो भी व्यवस्था उनके अनुकूल हो, उनके प्रतिकूल हो, उसमें अपने अनुकूल बदलाव कराने की अगर वो मांग करते हैं तो ये मांग जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें जेल की बाउंड्री के ऊपर एक करंट वायर लगाया गया था जिसमें करंट दौड़ता था, तो उन्होंने इसको चेंज करने की मांग की। साथ में जो गार्ड रखे जाते थे, गश्ती दल, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी, उनमें उनकी ड्यूटी को बदलने की सिफारिश मांग की गई। तो इस तरह की जो मांग की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आउटराइटली मना कर दिया। कहा कि इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना, बिजली के तार, जो बाउंड्री के ऊपर बिजली के तार है उसको आदमी तब छुएगा कोई कैदी जब वो भागने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत भागने का अधिकार नहीं है। तो ये इस तरह के जजमेंट्स जो है वाई whether be the nature and extent of prisoners fundamental right to life and personal liberty under article 21
but they do not have fundamental freedom to escape from lawful custody. तो ये है कि विधिपूर्ण संरक्षा या विधिपूर्ण गिरफ्तारी जो उसकी है, उससे भाग जाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह के केसेस को, इस तरह के पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह का एक पिटिशन फाइल कब हुआ था? DBM पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में फाइल किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके फैक्ट्स हैं थोड़ा सा, कि कंटेंशन ऑफ पिटिशन अगेंस्ट मेजर adopted by the jail authorities to prevent the escape of the prisoners and held that they had no fundamental freedom to escape। ठीक है, तो a convict had no right, ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो है a convict had no right more than anyone else had, यानी अन्य के पास जो अधिकार है उससे ज्यादा अधिकार कैदियों के पास नहीं है। to dedicate whether guards ought to be posted or prevent the escape ऑफ प्रिजनर्स, कि कौन से गार्ड वहां लगाए जाए और कौन से गार्ड नहीं लगाए जाए उनकी सुरक्षा में। द इंस्टॉलेशन ऑफ लाइव वायर मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ द जेल वाज डिड नॉट ऑफेंड द फ्रीडम। तो जेल के बाउंड्री के ऊपर नंगी तारे लगवाना जिसमें करंट हो, ये कहीं से भी एक कैदी के जो स्वतंत्रता है उसको ऑफेंड नहीं करता, उसका उल्लंघन नहीं करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थे। इसी तरह से एक पांडुरंगा का केस था, जिसमें राइट टू राइट अ बुक, यानी जेल के अंदर किताब लिखने की जो अधिकार है उसको अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया। इसकी चर्चा मैंने कल की थी। देख रहे हैं जैसा कि इस स्लाइड में कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पांडुरंगा के केस में जो पिटिशनर था उसको अरेस्ट करके और जेल में रखा गया था। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत। और उसने जेल में रहते हुए उसने एक जो है साइंस के ऊपर एक किताब लिखी, और उसकी इच्छा ये थी कि सरकार उसको परमिशन दे कि वो उसको पब्लिश करा सके। और इस उद्देश्य से उसने जो है वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट अपनी वाइफ को भेजा कि इसको परमिशन लेके और इसको पब्लिश कराना है। लेकिन क्या हुआ कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया उसको। ठीक है, गवर्नमेंट रिफ्यूज परमिशन। द कोर्ट हेल्ड दैट, फिर मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने क्या निर्धारित किया? कोर्ट हेल्ड दैट रिफ्यूजल एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज द restrictions was not authorized under the प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो कोर्ट ने इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिस एक्ट के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया, उसको एग्जामिन किया। उसने कहा कि इसमें इस तरह की कोई बंदिश नहीं है कि कोई कैदी किताब नहीं लिख सकता। तो अगर वो किताब लिखता है तो उसके आर्टिकल 21 के राइट तो है ही, उसके अंतर्गत वो किताब लिखने का, उसके पब्लिश करने का राइट प्रोटेक्टेड है। द कोर्ट लेट डाउन दैट द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू राइट अ बुक एंड गेट इट पब्लिश्ड। ठीक है ना, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है उसमें किताब लिखने और उसको पब्लिश कराने का जो अधिकार है वो अधिकार सुरक्षित है। तो इसी तरह से एक राइट और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसकी चर्चा भी मैंने कल वाले लेक्चर में की थी कि कुछ जो बहुत खतरनाक अपराधी होते थे, जिनके ऊपर कई कई केसेस चलते थे, उसको जेल में बिल्कुल एकांतवास में रखा जाता था। 24 घंटे उसको बेड़ियों में जकड़ कर और एकांतवास में, और केवल खाना देने के लिए उसकी कोठरी में, वो भी दरवाजे के नीचे से थाली सरका दी जाती थी। तो इस तरह की स्थितियां पहले कभी थी, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करती थी। तो इस पे सुनील बात्रा से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस फाइल किया पिटिशन की ओर से। तो सुनील बात्रा जो कि बेसिकली कैदी था, ठीक है ना, वाज सेंटेंस टू डेथ बाय दिल्ली सेशन कोर्ट। दिल्ली सेशन न्यायालय के द्वारा सुनील बात्रा को कैपिटल पनिशमेंट सुनाया गया, एंड हिज अपील अगेंस्ट द डिसीजन वाज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन उसने जो है अपील लगाई हाई कोर्ट में, और जो कि पेंडिंग था। ही वाज डिटेन्ड इन तिहाड़ जेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। तो चूंकि सेशन कोर्ट ने उसको कैपिटल पनिशमेंट सुना दी थी, लेकिन अपील, अगर उसने हाई कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली तो उस दौरान कैपिटल पनिशमेंट जो है सस्पेंड रहता है जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो यही स्थिति इसके केस में भी थी।
हाई कोर्ट में पेंडिंग था और उसकी जो कैपिटल पनिशमेंट था वो सस्पेंड था, लेकिन वो जेल में था पेंडेंसी के दौरान। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपनी जो कन्विक्शन है उसको कंप्लेन किया। ही कंप्लेन दैट सिंस द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट ही वाज केस्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसने कहा कि भाई जब से सेशन कोर्ट ने हमें कैपिटल पनिशमेंट का सजा सुनाया है तब से हमें एकांतवास में रखा जाता है। बत्रा कंटेंटेड, बत्रा ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि द सेक्शन 30 ऑफ द प्रिजन एक्ट 1894 डिड नॉट ऑथराइज द जेल अथॉरिटी to impose the punishment of solitary confinement। ने कहा कि जो जिस एक्ट प्रिजन एक्ट से ये पूरा जेल गवर्न होता है और प्रिजन एक्ट के सेक्शन 30 जो है वो जेल अथॉरिटी को ये कोई अधिकार नहीं देता कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दे, क्योंकि ये इटसेल्फ आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध है। आईपीसी के सेक्शन 73-74 के अंतर्गत जो ये सब्स्टेंटिव पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। तो जिस सेक्शन के अंतर्गत उसका कोई अपराध कोर्ट ने सुनाया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया या उसमें सजा नहीं सुनाई, उस सजा को जेल अथॉरिटीज बिना किसी परमिशन के कैसे दे सकते हैं। तो कोर्ट जो है वो इसके आर्गुमेंट से कन्विंस्ड हुई और बाद में कोर्ट ने ये कहा कि दैट इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द विम एंड कैपेसिटी ऑफ द पर्सन अथॉरिटी। उसने कहा कि भाई जो अधिकार प्रिजन अथॉरिटीज को नहीं मिले हुए हैं वो उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती, यानी ये चीजें मनमाना नहीं हो सकता। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द आर्गुमेंट ऑफ पिटिशनर्स एंड हेल्ड दैट imposition of solitary confinement on the petitioner was violative of Article 21। तो इस तरह से बिना किसी आदेश के जेल प्राधिकारियों के द्वारा किसी कैदी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांतवास में रखा जाना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एक राइट और देख लेते हैं, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी गैर मानवीय व्यवहार अगर किसी से किया जाता है तो ये भी अपने आप में आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्या मामला था इसमें? द इंसिडेंट ऑफ टॉर्चर, असॉल्ट, इंजरी एंड डेथ्स इन पुलिस कस्टडी हैव बीन सेड टू बी द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी इसकी कि पहले पुलिस जब किसी को अरेस्ट करके ले आती थी तो उसे बहुत टॉर्चर करती थी, यानी पुलिस को उस केस के मामले में छानबीन करनी होती थी तो पुलिस बजाय खुद मेहनत करने के किसी व्यक्ति से सब कुछ उगलवा लेना चाहती थी कि वो स्वयं का अपराध स्वीकार कर ले। तो उसके लिए बहुत उसे टॉर्चर किया जाता था, उसको गाली वाली भी दी जाती थी और कई बार 3rd डिग्री का यूज़ किया जाता था, बेल्ट वगैरह से पुलिस मारती थी। और जब वो सब कुछ उगल देता था या अगर एक्सेप्ट कर लेता था तब उसकी थाने में आमद दिखाई जाती थी और फिर उसको विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था। तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती थी। तो किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1981 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और कोर्ट हेल्ड दैट यूज ऑफ 3rd डिग्री मेथड बाय पुलिस वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई पुलिस के द्वारा आर्टिकल 3rd डिग्री का यूज करना ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इम्पोजिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम 8 to 11 आवर, यानी 8 से 11 घंटे तक लगभग एक व्यक्ति को एक कमरे में अकेले बंद कर देना और पुटिंग बार फेटर्स ऑन द प्रिजनर्स इन जेल, या किसी प्रिजनर्स को, कैदी को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के रखना ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड लाइक लॉइटरिंग इन द prison, behaving insolently and in uncivilized manner, कि वो जो है सामान्य तरह से व्यवहार नहीं करता है या लोगों से खराब बिहेव करता है। इस तरह की छोटे छोटे मामलों में उसको बेड़ियों से जकड़ देना। टीयरिंग ऑफ हिज हिस्ट्री टिकट, कि वो उसने अपने हिस्ट्री टिकट को, यानी जो एक हिस्ट्री होती कैदी की, वो हिस्ट्री टिकट को फाड़ दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतों के कारण अगर किसी को जेल में एकांतवास और हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर रखा जाए तो इस पर जो है कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मस्ट रिगार्ड इट एज बार्बरस एंड अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने कहा कि बहुत ही क्रूर और मानव गरिमा के
अगेंस्ट बिहेवियर है एंड हेंस वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21। उसने कहा कि ये अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत ये उसका उल्लंघन करता है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। कस्टोडियन वायलेंस का आपने खूब चर्चा सुना होगा। कस्टोडियन वायलेंस क्या होता है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के लाती है, चाहे उसके बारे में एफआईआर हो या मात्र संदेह ही हो, तो पुलिस उसको थाने में ले आती है और उसके बाद उसको बंद कर देती है। बंद करने के बाद काफ़ी टॉर्चर करती है और उससे जो है अगर कोई केस दर्ज है तो उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहती है या पुलिस उस पर दबाव बनाती है कई बार कि वो अपराध को स्वीकार कर ले। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, थर्ड डिग्री का यूज़ किया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति उन चीज़ों को सह नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ होती है उसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। तो शीला वारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। टॉर्चर इन शीला वारसेस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट कंडेम्ड वायलेंस कमिटेड ऑन women prisoners confined in the police lockup in the city of Bombay। तो बम्बई के एक पुलिस थाने में एक महिला को, शीला वारसे नाम की एक महिला को उसको पुलिस डिटेन की और उसके बाद उसके साथ हिंसात्मक कार्रवाई की गई और इस तरह की कार्रवाई के बाद ये केस सामने आया। लेटर इन डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टॉर्चर बाय पुलिस स्ट्रक अ ब्लो एट द रूल ऑफ लॉ। फिर डीके वासु के केस में वापस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है रूल ऑफ लॉ का वायलेशन भी है। रूल ऑफ लॉ का वायलेशन क्यों है? क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये तीनों अलग अलग। पुलिस का काम केवल एविडेंसेस कलेक्ट करना है। तो अगर पुलिस किसी कैदी को मारना पीटना शुरू कर दे तो ये तो एक तरह का पनिशमेंट है और पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी का है। तो बिना जुडिशरी के कंफर्म किए कोई पुलिस किस तरह से किसी व्यक्ति से मारपीट कर सकती है और उसको एक तरह से सजा दे सकती है। तो इसको बहुत सीरियस नोट सुप्रीम कोर्ट ने लिया और कहा कि कस्टोडियल वायलेंस हैज बीन हेल्ड टू बी a calculated assault on human dignity, perhaps one of the worst crime in a civilized society governed by rule of law। तो ये कहा एक तरह से कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में अगर कस्टोडियल वायलेंस किया जाता है तो ये मानव की गरिमा के अगेंस्ट तो है ही और संभवतः जो एक सभ्य समाज है उसमें सबसे खराब हिंसात्मक कार्रवाई है जो कि रूल ऑफ लॉ का से गवर्न होता है। एनी फॉर्म ऑफ टॉर्चर और क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट would fall within the inhibition of the आर्टिकल 21। कि किसी भी तरह का क्रूरता, उसको प्रताड़ित किया जाना, उसके खिलाफ क्रूरता का व्यवहार किया जाना, ये गैर मानव तो है ही, अमानवीय तो है ही, साथ में उसके डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट यानी उसके खिलाफ ये सारी चीजें करना, यानी टॉर्चर मतलब प्रताड़ना करना, क्रूएल्टी मतलब उसके खिलाफ क्रूरता करना, इनह्यूमन यानी गैर मानवीय व्यवहार करना या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उसको उसके मान सम्मान के विरुद्ध उससे व्यवहार किया जाना, ठीक है, वुड फॉलन विद इन द इनहिबिशन ऑफ आर्टिकल 21। ये सब के सब जो है आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। तो वेदर इट ऑकर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन और अदरवाइज, चाहे वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाए, चाहे वह इंट्रोगेशन के दौरान किया जाए या किसी अन्य स्थितियों में किया जाए, ये हमेशा आर्टिकल 21 का वायलेट करता है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यू, द कोर्ट लेट डाउन सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी फॉलोड इन ऑल केसेस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन till legal provisions were made in that behalf as a measure of preventive custodial violence। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जिसको कि हमेशा पालना करना आवश्यक है और इसके बाद काफ़ी चेंजेस भी यहाँ पर आए हैं। तो चूँकि मैं इसमें अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता रहा हूँ तो इसलिए अगर आप जब भी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो इन सब केसेस की स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पहले भी मैंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन उतनी केसेस की चर्चा हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने 20-22 केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके स्लाइड्स बनाए हैं और केवल उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक है फेक एनकाउंटर्स। एनकाउंटर्स आपने खूब सुना होगा, फेक एनकाउंटर्स भी सुना होगा। फेक एनकाउंटर्स में क्या होता है, जब कोई ऐसा कैदी होता है जो कि अपराध बहुत करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिलती, और उसके कारण वो अक्सर उसके खिलाफ ट्रायल तो चलता है लेकिन वो छूट के आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में छूट के आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपराध की चालू कर देता है। अब जब इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल हो जाते हैं जिनके खिलाफ कोई गवाही भी देना नहीं चाहता, तो ऐसे कंडीशन में प्रशासन की मजबूरी हो जाती है कि उसका इनकाउंटर कर दे। और जब किसी व्यक्ति को वास्तव में मुठभेड़ हो और वहां पर उस एनकाउंटर हो, जब तो उसे वैलिड एनकाउंटर माना जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैलिड एनकाउंटर नहीं होता है, बल्कि पुलिस उसको उठा के घर से लाती है और उसको शूट आउट कर देती है और एनकाउंटर दिखाया जाता है, और उसमें पुलिस इस तरह से रिपोर्ट बना देती है कि सूचना फला व्यक्ति जो है नाके पर तैनात थे, ये एसआई और ये 2-3 कांस्टेबल, और कहीं से सूचना मिली कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है गंभीर अपराधी है और वो इस एरिया में छुपा हुआ है कहीं, पुलिस ने दबिश दी तो उसने जो है जवाबी कार्रवाई की, उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वो व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ 2-3 और सिपाही लोग थे जो अंधेरे का लाभ लेकर भाग गए। इस तरह की चीजें अक्सर फर्द में लिखी जाती है और ये फर्द जो है फेक एनकाउंटर कहा जाता है। तो इस तरह के एक केस पीपल्स यूनियन की तरफ से फाइल किया गया और इसमें जजमेंट आया कोर्ट का इन 1997। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये एक एनजीओ है जो राइट्स के लिए क्लेम सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल करती है। डीलिंग विथ केस ऑफ किलिंग ऑफ 2 पर्सन इन मणिपुर, द अपेक्स कोर्ट cautioned the state against fake encounters, terming it as administrative liquidation। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक नोट लिया और स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि फेक एनकाउंटर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह का प्रशासनिक भूल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा फेक एनकाउंटर के अगेंस्ट रहती है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसी चीजें अक्सर की जाती है। अभी जैसा कि रिसेंटली आपने विकास दुबे के केस में देखा होगा, वो एक तरह का फेक एनकाउंटर करने की कोशिश तो थी, लेकिन वो एक्सीडेंट का रूप उसको दिया गया। तो चूंकि वो मामला बहुत हाईलाइट हो गया था, अदरवाइज पुलिस को एनकाउंटर कर ही देती, लेकिन वो एनकाउंटर न होके बल्कि एनकाउंटर ही हुआ था, क्योंकि उसे एनकाउंटर ही कहेंगे क्योंकि लाते समय गाड़ी पलट गई थी और वो भाग रहा था और इस कारण से पुलिस ने उस पर गोली चलाई, ये पुलिस ने बताया। तो इस तरह से चूंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, कुछ राइट्स और रह गए हैं, मैं केवल स्लाइड्स दिखा देता हूँ और इसकी चर्चा हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे। एक है, आप देखिए, अंडर ट्रायल नॉट टू बी केप्ट विथ कन्विक्ट। एक जजमेंट और आया सुनील बात्रा के केस में ही कि जो अंडर ट्रायल्स हैं और जो कन्विक्ट है उनको साथ में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से एक डेथ बाय हैंगिंग नॉट वायलेटिव आर्टिकल 21, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो हैंग करके दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट भी एक पिटिशन फाइल हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत सारे राइट्स हैं, इतनी चर्चा करना संभव नहीं है। ये एक राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कॉमन लॉ ड्यूटी टेकिंग रीजनेबल केयर, तो ये बहुत सारे राइट्स हैं, इसकी चर्चा आज संभव नहीं है क्योंकि 25 मिनट का लेक्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डाउनलोड अपलोड करने में दोनों में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।